प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता दोनों भर्ती परीक्षाओं में ये जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं ये एक ही है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। और ये पीडीएफ जिस पर मैं आज बात कर रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध है। हिंदी विद प्रीतम सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। इसी टेलीग्राम चैनल पर ये उपलब्ध है, तो देखना शुरू करिए। देखिए, हिंदी के बारे में पहली बात जो जानने जैसी है वो ये है कि आर्य भाषा है। भारत में ये बात विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूं कि भारत में दो तरह के भाषा परिवार हैं, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। हमारी जो हिंदी भाषा है वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और इस बात को समझिए कि आर्य भाषा को अध्ययन की सुविधा से हम 3 भागों में बांटते हैं। तो देखना शुरू करिए। जब हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे तो तीनों कालों में हिंदी की क्या स्थिति है वो हमारी जानकारी में होना चाहिए। इसको देखिए। पहला जो काल है इसको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कहते हैं। अब देखिए, इसमें याद करने जैसा विद्यार्थियों को नाम लगेगा बहुत बड़े जैसा। हिंदी आर्य भाषा है, इतनी बात है। भारतीय आर्य भाषा है, भारत में बोले जाने वाली आर्य भाषा, और प्राचीन काल है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय है। ये जो समय है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, संस्कृत इस समय बोलचाल की भाषा थी। और इस बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप ही संस्कृत वांग्मय में, वांग्मय का अर्थ होता है भाई साहित्य, संस्कृत वांग्मय में प्रयुक्त हुआ है। इस बात को समझिए क्या कि वो जो भाषा बोलचाल की होती है, एक भाषा जो बोलचाल की होती है, साहित्य उसमें नहीं लिखा जाता। साहित्य लिखा जाता है बोलचाल की भाषा के शिष्ट रूप में। आप हमारी हिंदी देखिए और छायावादी कवियों की हिंदी देखिए, आप समझ जाएंगे कि वो थोड़ा अधिक ऊंचा रूप है, अधिक सुसंस्कृत रूप है खड़ी बोली हिंदी का। तो जब संस्कृत भी बोलचाल की भाषा थी तो साहित्य की भाषा उससे अधिक स्तरीय है, शिष्ट रूप है और मानक रूप है। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक और परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, संस्कृत, पर क्षेत्रीय बोलियां 3 विकसित हो चली थी, जिनको पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी के नाम से अभिहित किया गया, यानी जाना गया। अभिहित करने का अर्थ है जानना। तो 3 क्षेत्रीय बोलियां प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में है, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। अब देखिए, इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इससे हिंदी का बहुत गहरा संबंध है। इसको समझिए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इसको भी हम 2-3 टुकड़ों में बांटते हैं। पहला है पाली, बौद्ध साहित्य जिस भाषा में लिखा गया उसको पाली कहते हैं। समय याद करना है सबका। पीडीएफ जो मैं भेज रहा हूं उस पर कोई कट आप लोग मत लगाइए। परीक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि वो जो सवाल हमने पढ़ा वो आ गया। पीडीएफ पर कोई कट मत लगाइएगा। पाली 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक पाली में। दूसरा है प्राकृत, प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरा है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और बता दे रहा हूं कि 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल शुरू होता है। हिंदी शुरू होती है। आपकी समस्त क्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां कहना चाहिए उन्हें, जैसे कि राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी 1000 ईस्वी के आसपास विकसित हुई हैं। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी पर समाप्त होता है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी पर शुरू होता है। हिंदी यहीं विकसित हुई है। विद्यार्थी के तौर पर आपको अगर कभी कहीं पूछ लिया जाए, आप इस भाषा के विद्यार्थी हैं, कि हिंदी लगभग कब से बोली जा रही होगी इस देश में, तो 1000 ईस्वी के आसपास से। हम 2022 ईस्वी में हैं, तो 1022 ईस्वी के लगभग का इतिहास है इस भाषा का। लगभग इतना ही इतिहास है इसके साहित्य का। देखिए,
संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्तितः काफी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। बौद्ध साहित्य में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप है। देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बोलचाल की भाषा जो भी हो उसका शिष्ट रूप ही साहित्य में प्रयुक्त होता है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 थी, अब वो 4 हो गई। पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। फिर पाली ने अपना रूप बदला। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। तो प्राकृत ने अपना रूप बदला। पहली ईस्वी आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हो गई। इसे प्राकृत के नाम से अभिहित किया जाने लगा, प्राकृत कहा जाने लगा। तो पाली ने भी अपना रूप बदल लिया, तब उसे प्राकृत कहा जाने लगा। भगवान महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में लिखे हैं। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां तो अनेक थीं। क्या क्या उन क्षेत्रीय बोलियों के नाम हैं, इसको देखिए। यहां से हमारे अध्ययन की विषय वस्तु आरंभ होती है। शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, पैशाची प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत थी। प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का उदय हुआ। तो पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में 2 ही रूप मिलते हैं, 5 रूप नहीं मिलते भाई। 2 ही रूप मिलते हैं वर्तमान अपभ्रंश साहित्य में। कौन कौन से? पश्चिमी और पूर्वी प्राकृत। तो ये 5 प्रकार की मिल गई है। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और महाराष्ट्री। लेकिन अपभ्रंश के 2 ही रूप वर्तमान में हमको मिले हैं, पश्चिमी और पूर्वी। अब देखिए, यदि प्राकृतों से विकसित, प्राकृत से जो अपभ्रंश विकसित हुई उसको हमें कोई और नाम नहीं मिले तो प्राकृत नामों से ही हम उसको प्रकट कर दें। देखिए, यदि प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। 2 सूचनाएं हैं। एक तो प्राकृत अपभ्रंश हमें नाम से नहीं मिलती तो हम प्राकृतों के नाम से ही अपभ्रंशों के नाम बना देते हैं। दूसरे, आधुनिक आर्य भारतीय भाषा जो हमारी हिंदी है, जिसके उद्भव और विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका उद्भव और विकास कहाँ? 1000 ईस्वी के आसपास। दूसरे, आप जहां भी नोट कर रहे हो इसी पीडीएफ पे नोट करें या आप जिस भी बुक में नोट करें वहां एक बात नोट कर लीजिए। भारत में भाषाओं का क्रम, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, इसको लिख लीजिए। वैदिक संस्कृत, इसके बाद पाली, इसके बाद संस्कृत। अब ये संस्कृत है ना, उसके साथ आपको लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा लौकिक संस्कृत, ये एक ही मतलब है। वैदिक संस्कृत, उसके साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा छांदस। तो आप समझ जाइए, वैदिक संस्कृत या छांदस सबसे पहले वेद इसी में लिखे गए। फिर संस्कृत लौकिक, जो आप कालिदास या माघ जैसे कवियों का नाम सुनते हैं, उनकी भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद में पाली, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया। पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। देखिए, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। अक्सर ही जब कोई विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो मैं पहल सवाल जो मुझे बहुत प्रिय है वो यही पूछता हूं कि हिंदी इस देश में कब से बोली जा रही है। आप हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, एकदम योग्य लोग हैं, तो हिंदी कब से बोली जा रही है? तो आप तो अब उस सवाल का उत्तर जानते हैं, 1000 ईस्वी के आसपास से बोली जा रही है। और दूसरा सवाल मैं अक्सर पूछता हूं, हिंदी जब नहीं बोली जाती थी तो पहले क्या बोल रहे थे लोग? तो अपभ्रंश बोल रहे थे, उससे पहले प्राकृत बोल रहे थे, उससे पहले पाली बोल रहे थे, उससे पहले वो संस्कृत बोल रहे थे, उससे पहले वो वैदिक संस्कृत बोल रहे थे। तो ये उत्तर भारत में भाषाओं का क्रम है मित्रों, इसको याद रखना। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और
हिंदी 1000 ईस्वी के आसपास विकसित हुई है। देखिए, अब यहां से आपके याद करने का काम शुरू होता है। याद करने का काम शुरू होता है। परीक्षा में बिल्कुल इसी शेप में प्रश्न आएगा। वो पूछेंगे शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी के कौन कौन से रूप विकसित हुए हैं, तो इसको ठीक से याद करिएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। बार बार पढ़कर याद करिए। आप सूत्र बनाइए, जो भी करिए, बार बार रिपीट करिए, याद करिए। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी। तो परीक्षा में वो सवाल पूछते हैं कि सिंधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब देखिए, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया विकसित हुई हैं। और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई। इस तरह आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किन किन रूपों से हुआ है? शौरसेनी से हुआ है, मागधी से हुआ है और अर्धमागधी से हुआ है। अपभ्रंश के 3 रूप हिंदी को विकसित करते। कैसे विकसित करते भाई? कि अर्धमागधी से तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, हिंदी का रूप है। मागधी से बिहारी विकसित हुई है, हिंदी का रूप है। और शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है, राजस्थानी विकसित हुई है, पहाड़ी विकसित हुई है। ये भी हिंदी के रूप हैं। तो अच्छा, अगर आप पूछना ही चाहें कि सबसे बड़ा भाग कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो आप देख ही सकते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। आप जो बाजार से गाइड ले आते हैं, मॉडल पेपर जो बहुत हड़बड़ी में लिखा जाता है परीक्षा के लिए, वहां अक्सर आपको केवल शौरसेनी अपभ्रंश ही लिखा हुआ मिलेगा। इसका यही कारण है कि हिंदी का अधिक रूप शौरसेनी से विकसित हुआ है। पर आप पूरा ही जानना चाहें तो शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हिंदी का विकास हुआ है। ये जो चार्ट है, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी प्रदेश क्या मतलब है? हिंदी प्रदेश का कौन सी यहां उपभाषाएं बोली जाती हैं और उनकी कौन सी बोलियां हैं? देखिए, हिंदी एक भाषा है, फिर है उपभाषा, फिर होती है बोली। बोली क्षेत्रीय होती है, उसका कोई व्याकरण निश्चित नहीं होता, वो थोड़े सीमित स्थान पर बोली जाती है। साहित्य भी नहीं होता या कम मात्रा में होता है। राजस्थानी को आप उसका अपवाद कह सकते हैं। संविधान के हिसाब से वो बोली है और साहित्य उसका बहुत बड़ी मात्रा में है। साहित्य की दृष्टि से वो भाषा होने की अधिकारी है। व्याकरण पर थोड़ी दिक्कतें हैं। देखिए, बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता, भाषा का एक व्याकरण होता है। समझ रहे हैं? इस बात को समझिए। कभी और अंतर से भाषा और बोली के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसी को घूम फिर कर हम साहित्य में हिंदी पट्टी कहते हैं। ये हिंदी की मुख्य धारा है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं बोली जाती है, बोली तो दुनिया भर में जाती है। दक्षिण भारत में भी बहुत लोग हिंदी को जानते, समझते, प्रेम करते हैं, पर मुख्यतः हिंदी इस भूभाग से संबंधित है। अब देखिए, हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। कभी कभी परीक्षक संख्या ही पूछ लेता है भैया। और उसकी बोलियां 17 हैं। तो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको ऐसे याद करिए। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये 5 तो उसकी उपभाषाएं हैं। तो भाषा बनने की स्थिति में पहुंचने वाली बोली उपभाषा कहलाती है। वो बोली और भाषा के बीच में है, बोली से अधिक विकसित है, भाषा से थोड़ा उसका स्तर नीचे है। ये विभाजन की सुविधाएं हैं बस। देखिए, तो हिंदी की जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, उससे कौन कौन सी बोली निकली है इसको समझिए। खड़ी बोली या कौरवी उससे निकली। अब ये बहुत परीक्षाओं में मैं देखा हूं इस सवाल को कि कौरवी किससे निकली है या कौरवी के लिए दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली, हमारा तो साहित्य इसी में लिखा जाता है, अखबार इसी में लिखे जाते हैं, मैं और आप बोलते इसी में हैं, तो पूछा जाना बनता है कौरवी।
दूसरा ब्रजभाषा इससे निकली है, तीसरा हरियाणवी इससे निकली है, चौथा बुंदेली इससे निकली है और पांचवा कन्नौजी इससे निकली है। तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी निकली है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देखिए, पूर्वी और पश्चिमी के बीच में आपको कंफ्यूजन हो तो पूर्वी ठीक से याद कर लीजिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बाकी ये मिलते जुलते रूप हैं, सब पश्चिमी हिंदी में है। राजस्थानी अलग ही भाषा है, ऐसा हमारा दावा है। संविधान अभी मान नहीं रहा, पर दावा राजस्थान के लोगों का यह है कि इसको भाषा की मान्यता दो। तो राजस्थानी के 4 रूप, 4 बोलियां जो उससे निकली हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहा जाता है। प्रसंगवश ये प्रश्न पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको इस सूचना कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी केवल राजस्थान में बोली जाती है तो गलत होगा। समझ लीजिए इसको कि राजस्थानी केवल राजस्थान में ही बोली जाती है तो गलत कथन होगा। राजस्थानी का एक रूप मालवी भी है जो एमपी में भी बोला जाता है। मालवा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में है ये। तो मालवा का जो इलाका है वहां जो बोली जाती है उसे मालवी कहते हैं, वही दक्षिणी राजस्थानी है। तो राजस्थानी का विस्तार राजस्थान से बाहर भी है, ये ठीक कथन होगा। केवल राजस्थान में है तो गलत कथन होगा, इसको समझ लीजिए, अवधारणाओं को समझिए। अगला देखिए, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी और बिहारी। बिहारी से तो मैथिली, मगही और भोजपुरी। आप लोग जानते हैं कि मिथिला का साहित्य तो विद्यापति बहुत प्रसिद्ध हैं। जब भी मैं विद्यापति पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि बिहार का ये इलाका मिथिला 2 चीजों के लिए मशहूर है। एक तो राम जी की ससुराल है भैया, राम जी की ससुराल है, सीता वहीं की रहने वाली है, इसलिए उसको मैथिली कहते हैं। इसलिए मिथिला भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है, राम जी की ससुराल है इसलिए। और दूसरा कारण है कि विद्यापति हुए हैं महान कवि, मैथिल कोकिल विद्यापति। तो देखिए, तो हिंदी की ये 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, इनको ठीक से याद करिएगा भैया, बार बार पढ़कर याद करिएगा। परीक्षा में एक प्रश्न इससे बनना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। अब देखिए, खड़ी बोली, हम इन 17 बोलियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम हिंदी के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी भाषाएं हैं, कौन सी बोलियां, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी जिसमें साहित्य लिखा जाता है, दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न ये बनेगा कि खड़ी बोली मूलतः कहां बोली जाती है? दिल्ली मेरठ के आसपास। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ये उत्तरी करण नहीं है भाई, उत्तरी रूप है, इसको ठीक कर लीजिएगा। शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। अब इतना बारीक आप जाना चाहें तो आपकी मर्जी है भैया। उत्तरी रूप से हुआ है, शौरसेनी अपभ्रंश ही याद रख लेंगे तो आप बहुत अच्छा होगा। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, देखिए इन सबको याद कर, सभी क्षेत्र आप लोगों को याद करने हैं क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, ऐसे जगहों के नाम देकर वो पूछते हैं इसका संबंध हिंदी की किस बोली से है? तो खड़ी बोली से इसका संबंध है। मैं हर बार 17 बार दोहराऊंगा, ये किस इलाके में बोली जाती है, इसको ठीक से याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आता है। अगला देखिए, ब्रज भाषा। ब्रज का अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह इत्यादि। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इन जगहों के नाम हमको याद कर लेने हैं। जब इस जगह का नाम पेपर में आए तो आपके दिमाग में कनेक्ट होनी चाहिए ब्रज भाषा, प्रश्न यहीं छिपा हुआ है। अगला देखिए, तीसरा है हरियाणवी। हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है, अलग अलग राय हैं कैसे हरियाणा हुआ। हरियान यानी कृष्ण का यान, इधर से ही द्वारिका गया था, ऐसा भी अर्थ है। हरिअरण्य, हरा वन, ऐसा भी अर्थ है। अहिराना, ऐसा भी उसका अर्थ है। आदि अनेक मत दिए गए हैं परंतु कोई भी मत सर्वमान्य नहीं है।
और हरियाणा का विकास उत्तरी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। हरियाणवी का मुख्यतः क्षेत्र मुख्यतः हरियाणा में है और दिल्ली के देहाती भागों में है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हरियाणवी खूब बोली जाती है। अगला देखिए बुंदेली, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य की दृष्टि से, इसको देखिए। बुंदेले राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर झांसी, छतरपुर, सागर व इनके आसपास के क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली में ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में फाग होते हैं, वैसे ही फाग बुंदेलखंड में है, पर ईसुरी के फाग लोकगीत हैं। इसको याद रखिएगा, पूछा जाना बनता है किस बोली में है, तो बुंदेली में है। और आलाखंड, जिसको आप साहित्य में पढ़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं, परमाल रासों का एक नाम आलाखंड है। हम जब आदिकाल का साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे। ये बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। बुंदेली की भी एक उपबोली है बनाफरी। बनाफर क्षत्रिय होते हैं, आला और उदल दोनों बनाफर ही थे, इसलिए बनाफरी में लिखा गया है। अब देखिए कन्नौजी। कन्नौज संस्कृत में कान्य कुब्ज कहते थे। इस बोली का केंद्र है। देखिए निराला की पंक्ति मुझे याद आई है, सरोज स्मृति, बहुत अच्छी कविता है। हिंदी का प्रथम शोक गीत आप लोग जानते हैं। कभी इस कविता को पूरा पढ़ें और देखें कि निराला कैसी विकट स्थितियों से गुजरे हैं। निराला खुद कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। उन्होंने लिखा है कि वे कान्य कुब्ज कुल कुलंगार खाकर पत्तल में करे छेद। ऐसा निराला ने लिखा है कि इस तरह के लोगों को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। निराला की पंक्ति याद रखिएगा, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने कोई मुझको नहीं चाह। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। निराला ने लिखा है, लड़के जब उन्होंने देखे तो कैसा पाया, गड़बड़ पाया कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के लड़कों को। निराला ने कहा है वे कान्यकुब्ज कुल कुलंगार, कान्यकुब्जों के कुल को डुबा देने वाले, खाकर पत्तल में करे छेद, ऐसे लोगों से मैं रिश्ता नहीं करता। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। ऐसे लड़कों से मैं अपनी लड़की क्या विवाह नहीं करूंगा। ऐसा सरोज स्मृति में निराला ने लिखा है। प्रसंगवश बताया है आपको। इस बोली का केंद्र है कन्नौजी। और कहां कहां बोली जाती है कन्नौज के इलाके में। हमारे लिए ये शब्द अलग हो सकते हैं, है ना। कन्नौजी हमारे लिए, अब जयपुरी जयपुर में बोली जाती है तो बहुत साधारण बात है हमारे लिए। वैसे ही आपको याद रखना है, पेपर सेटर इस पर सवाल पूछते हैं तो इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत आदि में बोली जाती है। ब्रज भाषा से अत्यधिक समानता के कारण कुछ विद्वान इसको ब्रज भाषा की उपबोली भी मानते हैं। अच्छा, ब्रज भाषा की उपबोली से मुझे एक बात और याद आई है, इसको लिख लीजिएगा आप जहां भी जगह रहे, ये पूछा जाने जैसा सवाल है। ब्रजबुली, ब्रजबुली का क्या मतलब है? ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक रूप है। बांग्ला भाषा का एक रूप, उसकी एक बोली उपभाषा, इसको कहते हैं ब्रजबुली। आप भूल से भी इसको ब्रजबुली मत समझिएगा। मैं एक से अधिक परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न देखा हूं। ब्रजबुली बांग्ला भाषा का एक रूप है। इसका ब्रजबोली से कोई संबंध नहीं है। परीक्षा के प्रेशर में स्टूडेंट ब्रजबुली ब्रजबोली एक ही समझ लेता है, कर डालता है, गलत होता है वो उत्तर, इसको समझिएगा। अब देखिए अवधि, रामचरितमानस इसी में लिखा गया है, जायसी ने इसी में लिखा है। इसका केंद्र अयोध्या है। अवध जहां है, अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी से मानते हैं। कुछ विद्वान पाली से इसकी समानता के आधार पर इस मत को स्वीकार नहीं करते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर का कुछ हिस्सा, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, इस इलाके में बोली जाती है अवधि। तो ये जानबूझकर शहरों के नाम लिखे गए हैं, इसको ठीक से याद रखिएगा। अगला देखिए बघेली। बघेल राजपूतों के कारण रीवा और आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मेहर और आसपास का क्षेत्र है।
यद्यपि जनमत इसे एक अलग बोली मानता है, परंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की एक उपबोली ज्ञात होती है। और देखिए छत्तीसगढ़ी, अब तो एक अलग राज्य ही है छत्तीसगढ़ी, तो मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी रखा गया। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरगढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर, इस इलाके में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी राजस्थानी, आप तो राजस्थान के साहित्य और भाषा को भी प्रथम प्रश्न पत्र में ठीक से पढ़ते हैं, इसलिए बहुत अच्छा इस बात को जानते हैं, पर फिर भी पूरा टॉपिक पढ़ाना है इसलिए बता रहा हूं कि राजस्थान का यह पश्चिमी रूप पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान का जो अधिकांश साहित्य है वो इसी में है भाई, मारवाड़ी में। थोड़ा बहुत मेवाड़ी में भी है, पर साहित्य का अधिकांश रूप मारवाड़ी है। पूर्वी राजस्थान, राजस्थान के पूर्वी भाग यानी जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाती है। और इसकी प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि है भाई, प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसे ढूंढानी भी कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और आसपास का क्षेत्र है। मेव जाति की अधिकता के कारण इसे मेवाती भी कहा जाता है। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। दक्षिणी राजस्थानी, अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये राजस्थानी केवल राजस्थान में बोली जाए ऐसा लिखा हो तो गलत कथन होगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, और ये देखिए सभी एमपी के शहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। और पश्चिमी पहाड़ी, अब देखिए पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए मध्यवर्ती पहाड़ी, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित ये बोली गढ़वाल, कुमाऊं आसपास का क्षेत्र है। देखिए कुमाऊं से मुझे कुमाऊनी हिंदी याद आई है। कुमाऊं में जो हिंदी बोली जाती है उसको कुमाऊनी हिंदी कहते हैं। मनोहर श्याम जोशी का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है कसब, उसका पहाड़ी में उच्चारण होता है कशप। कशप का अर्थ होता है क्या पता। तो ये जो उपन्यास है पढ़ने जैसा उपन्यास है। आप कभी इस उपन्यास को देखें तो मनोहर श्याम जोशी कितने स्तरीय उपन्यासकार हैं इसको जानेंगे। कुमाऊनी हिंदी में लिखा गया है, वो क्षेत्रीय बोली का पुट दिया है, वहीं की घटनाएं हैं, तो कुमाऊनी हिंदी में लिखा गया है। बहुत अच्छा उपन्यास, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकेंगे, आवश्यक रूप से पढ़िए। देखिए भोजपुरी, बिहार के शाहबाद जिले में एक गांव है भोजपुर, इस नाम पर इस बोली को भोजपुरी कहा जाता है। और मागधी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर। अच्छा देखिए, ये जो शहरों के नाम या इलाकों के नाम अगर कहीं मिलते जुलते आए तो आप ये ना समझे कि यहाँ बोली जाती है वहाँ भी बोली जाती है। जिला चूंकि बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जैसे आधे हिस्से में कुछ और बोला जा सकता है, दूसरे में कुछ और बोली जा सकती है, इस बात को समझिएगा। गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण और इसके आसपास के क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है। अगला देखिए मगही, संस्कृत में शब्द है मगध। आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला साम्राज्य ही है मगध, मगध के नाम पर आधारित है। और मागधी अपभ्रंश से विकसित अपभ्रंश की ये बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और आसपास के इलाकों में बोली जाती है। और मैथिली, भारतीय संविधान ने तो इसको भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। भारतीय संविधान में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से एक मैथिली भी है। तो फिर भी हम इसको हिंदी की एक बोली ही मानते हैं, हिंदी का एक रूप ही मानते हैं। देखिए मागधी अपभ्रंश से के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्रों की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। प्रसंगवश जो मैथिल कोकिल है विद्यापति, मिथिला जहां है वह बंगाल और बिहार दोनों मिल रहे हैं।
विद्यापति के बारे में बहुत दिनों तक बंगाल के विद्वान ये कहते रहे कि विद्यापति बंगाली भाषा के कवि हैं, बंगाल के ही रहने वाले हैं, मैथिली में तो बस लिख दिया है ऐसे ही। हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर इसका क्षेत्र है, इस इलाके में बोली जाती है। तो ये हिंदी की 17 बोलियां हैं, किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर आ रही है, इसको बहुत ठीक से याद करिएगा। ये सीरीज 2-3 दिन में हम इस सारे प्रकरण को समाप्त करेंगे, ठीक से तैयार करेंगे। धन्यवाद।